नमस्ते विद्यार्थियों, वागले एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में, या कह लीजिए इस डीप डाइव में, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के सफर पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये विषय देखिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, एसएससी या फिर रेलवे की, ये आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यार वागले एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए 1885 का साल, बंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय का एक खामोश सा हॉल, और वहाँ सिर्फ 72 लोग बैठे हैं। सिर्फ 72? हाँ, लिटरली सिर्फ 72 लोग। और ये लोग मिलकर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य मतलब ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने की बुनियाद रख रहे हैं। अगर उस वक्त कोई बाहर खड़ा होकर ये बात सुनता तो शायद उसे ये एक बहुत बड़ा मजाक लगता। बिल्कुल मजाक लगता। मतलब मुट्ठी भर लोग जो ज्यादातर वकील थे, पत्रकार थे या फिर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, वो लोग ब्रिटिश तोपों और सेना का मुकाबला करने का सपना देख रहे थे। लेकिन वेलगेल एकेडमी के इन विस्तृत नोट्स को गहराई से खंगालने पर जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है ना, वो इन 72 लोगों की संख्या नहीं है। तो फिर क्या है? वो है उस मंच पर बैठा वो व्यक्ति जिसने इस संस्था को खड़ा किया था। एक अंग्रेज। अरे हाँ, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मतलब एओ ह्यूम, जो एक स्कॉटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। बिल्कुल। ये बात हमेशा से मुझे बहुत अजीब लगती है। मतलब आजादी की लड़ाई लड़ने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था की नींव खुद ब्रिटिश साम्राज्य का एक पूर्व अधिकारी रख रहा है। हाँ, और शुरुआत में उन्होंने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था। अच्छा। हाँ, वो तो बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। नौरोजी ने नाम बदलवाया। लेकिन सोचिए, उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन ये सब चुपचाप देख रहे हैं। मतलब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या अंग्रेज अनजाने में अपने ही पतन का बीज बो रहे थे? देखिए, अनजाने में तो बिल्कुल नहीं। इसे इतिहास में सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा वाल्व की रणनीति कहा गया है। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो तो है। उन्हें समझ आ गया था कि भारतीयों का गुस्सा एक उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह है। तो ह्यूम और डफरिन को लगा कि अगर इन पढ़े लिखे भारतीयों को एक ऐसा राजनीतिक मंच दे दिया जाए जहां वे साल में एक बार मिलें, कुछ प्रस्ताव पास करें, लंबी लंबी स्पीच दें और अपनी भड़ास निकाल लें, तो ये गुस्सा कभी सड़कों पर खूनी बगावत बनकर नहीं फूटेगा। अच्छा, मतलब एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह, जहां से अतिरिक्त भाप निकल जाए और कुकर फटने से बच जाए। बिल्कुल वही थ्योरी। क्या दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और व्योमेश चंद्र बैनर्जी जैसे दिग्गज भारतीय नेता इतने नासमझ थे? नासमझ तो वो कतई नहीं थे। वही तो। क्या वे अंग्रेजों की इस चाल को नहीं समझ पाए? क्या वे सिर्फ ब्रिटिश शतरंज के मोहरे बन रहे थे? मेरा मतलब है, ये लोग अपने समय के सबसे प्रखर दिमाग वाले लोग थे। और यही तो इस पूरे इतिहास का सबसे शानदार रणनीतिक मोड़ है। भारतीय नेता कोई मोहरे नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक ने बाद में इस पूरी घटना का जो विश्लेषण किया ना, वो इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ह्यूम की भूमिका को तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर का नाम दिया। ओहो, लाइटनिंग कंडक्टर। हाँ, शुरुआती भारतीय नेताओं को बहुत अच्छे से पता था कि अगर वे खुद मतलब अपने दम पर कोई अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाते तो अंग्रेज उसे पैदा होते ही राजद्रोह के आरोप में कुचल देते। जाहिर सी बात है। उस समय भारतीयों के पास न तो इतने संसाधन थे और न ही राजनीतिक आजादी। तो उन्होंने जानबूझकर एक ब्रिटिश अधिकारी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। क्या बात है। ताकि जब ब्रिटिश सरकार रूपी दमन की बिजली इस नई संस्था पर गिरे तो वो ह्यूम रूपी तड़ित चालक से होकर बिना कोई नुकसान पहुंचाए जमीन में उतर जाए। बिल्कुल। ये तो लिटरली अंग्रेजों के ही खेल में उन्हें मात देने वाली बात हो गई। सही कहा आपने। भारतीयों ने ह्यूम का इस्तेमाल किया, ना कि ह्यूम ने भारतीयों का। जब तक डफरिन को यह समझ आता कि कांग्रेस कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं बल्कि उनके साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रही है, तब तक संस्था पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। अब जड़ें जमाने की बात करें तो 1885 में व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हो गया। हाँ, बंबई में, जहां वो 72 प्रतिनिधि थे। जी, लेकिन सिर्फ बंबई के एक हॉल में बैठ जाने से आप पूरे देश के प्रतिनिधि तो नहीं बन जाते ना। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतनी अलग अलग भाषाओं, जातियों और धर्मों वाले देश को एक सूत्र में बांधना, वो भी बिना किसी इंटरनेट या सोशल मीडिया के, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसे मुमकिन बनाने के लिए
एक बहुत ही सोची समझी और सधी हुई रणनीति का इस्तेमाल किया गया। अगर हम शुरुआती सालों के अध्यक्षों और अधिवेशन स्थलों के पैटर्न को देखें तो ये किसी आधुनिक ग्लोबल कॉर्पोरेट टीम के डाइवर्सिटी मॉडल से कम नहीं लगता। हाँ, मैंने भी ये पैटर्न नोटिस किया है और ये सच में कमाल का है। मतलब देखिए, 1885 में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो एक हिंदू थे, जी। फिर अगले ही साल 1886 में उन्होंने अधिवेशन कलकत्ता शिफ्ट किया और दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया, जो एक पारसी थे। बिल्कुल, वहां 436 प्रतिनिधि आए थे। फिर 1887 में वे सीधे दक्षिण भारत मद्रास गए और बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष बने, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 में तो उन्होंने इलाहाबाद में जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बना दिया, जो कि एक अंग्रेज थे। मतलब ये सब संयोग तो नहीं हो सकता। अरे पूरी तरह से एक रणनीति थी। उनका प्राथमिक लक्ष्य उस वक्त सीधे अंग्रेजों से लड़ना नहीं था, बल्कि उन भारतीयों को ये समझाना था कि वे एक राष्ट्र हैं। क्योंकि भारत उस समय एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं था। बिल्कुल, ये अलग अलग रियासतों और पहचानों का एक समूह था। अगर लगातार 2 अधिवेशन एक ही क्षेत्र में हो जाते या एक ही धर्म का व्यक्ति बार बार अध्यक्ष बनता, तो अंग्रेजों को तुरंत ये कहने का मौका मिल जाता कि ये तो सिर्फ बंगाली बाबुओं या किसी एक वर्ग का एक छोटा सा गुट है। और जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाकर उन्होंने अंग्रेजों के उस तर्क को ही खत्म कर दिया कि कांग्रेस जन्म से ही ब्रिटिश विरोधी है। ये एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। एकदम सही। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1889 बंबई में विलियम वेडरबर्न, 1890 कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, 1891 नागपुर में पी आनंद चारलू और 1892 इलाहाबाद में फिर से WC बनर्जी। मतलब हर साल एक नया शहर, एक नए समुदाय का अध्यक्ष। हाँ, इस उदारवादी चरण का, जो 1885 से 1905 तक चला, इसका सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने एक अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष पहचान स्थापित की। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि भारत का कोई भी वर्ग ये न सोचे कि इस नए मंच पर उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। लेकिन देखिए, यहाँ एक व्यवहारिक समस्या आती है। आपने पूरे देश को एक मंच पर तो ला खड़ा किया, पर आप कर क्या रहे थे? मतलब वही पुराने तरीके, आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र, ब्रिटिश सरकार को लंबी लंबी अंग्रेजी में चिट्ठियां लिखना कि कृपया हमारे लिए कुछ प्रशासनिक सुधार कर दीजिए। हाँ, जो उदारवादियों का तरीका था। क्राय तरीका वास्तव में काम कर रहा था, क्योंकि एक समय के बाद तो किसी का भी धैर्य टूटेगा ही ना। और ठीक यही हुआ। 1890 के दशक के अंत तक आते आते ये स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार इन अपीलों को कूड़ेदान में डाल रही है। इसी राजनीतिक निराशा से एक नए चरण की शुरुआत हुई। राजनीति अब सिर्फ वकीलों की कागजी बहस से निकलकर आम लोगों की भावनाओं और संस्कृति से जुड़ने लगी थी। बिल्कुल। जैसे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जहां रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे, पहली बार मंच से वंदे मातरम गाया गया। अरे वाह। और आगे चलकर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जहां बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे, पहली बार जनगण मन गाया गया। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये भारत के सांस्कृतिक गौरव का पुनर्जागरण था। मतलब अब वे सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी लोगों को एक कर रहे थे। और इसी भावना का विस्फोट हमें 1905 में दिखता है, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी बंग भंग। बिल्कुल। 1905 के वाराणसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में इसके खिलाफ जो रोष दिखा, वो इसी जागरण का नतीजा था। और इसके तुरंत बाद 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने पहली बार आधिकारिक मंच से स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। स्वराज शब्द ने उस समय एक वैचारिक भूचाल ला दिया था। जी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही वो बिंदु था जहां कांग्रेस अपने ही अंदर एक बहुत बड़े वैचारिक युद्ध में उलझ गई। मतलब एक तरफ नरम दल था, जिसे हम उदारवादी कहते हैं, और दूसरी तरफ खड़ा था गरम दल, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल कहते हैं, और अरविंद घोष जैसे प्रखर नेता थे। हाँ, ये विभाजन बहुत गहरा था। मैं हमेशा से इस बात पर अटका रहा हूं कि अगर दोनों गुटों का अंतिम लक्ष्य स्वराज ही था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ऐसा क्या हो गया कि मंच पर कुर्सियां और जूते चल गए और पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई? क्या ये सिर्फ इन बड़े नेताओं के बीच अहंकार की लड़ाई थी कि मेरी बात मानी जाए? देखिए, अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ अहंकार की बात नहीं थी।
ये स्वराज की परिभाषा और उसे हासिल करने की रणनीति पर एक बुनियादी मतभेद था। कैसे? नरम दल के लिए स्वराज का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के ढांचे के भीतर रहते हुए स्वशासन। वे अभी सीधे टकराव के लिए तैयार नहीं थे। उनका तर्क था कि अगर हमने अभी बगावत की तो अंग्रेज इस नवजात राजनीतिक ढांचे को हमेशा के लिए कुचल देंगे। और गरम दल का मानना था कि भिखारी की तरह आजादी नहीं मांगी जा सकती। बिल्कुल। उनका स्वराज पूर्ण आजादी और आत्मनिर्भरता की तरफ इशारा कर रहा था। वे सिर्फ याचिकाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। हाँ, वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा और पैसिव रेजिस्टेंस में विश्वास रखते थे। वे चाहते थे कि ये आंदोलन बंद कमरों से निकलकर सड़कों पर आम जनता के बीच आए। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, ये तनाव अपने चरम पर था, है ना? वो पूरे देश में लागू किया जाए, जबकि नरम दल इसे केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहता था। नेतृत्व और कार्यप्रणाली को लेकर ये विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। यार, ये तो अंग्रेजों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। बांटो और राज करो की नीति कांग्रेस ने खुद ही अपने ऊपर लागू कर ली। सच में एक तरह से ह्यूम के बनाए उस तड़ित चालक में ही शॉर्ट सर्किट हो गया था। इसके बाद तो आंदोलन काफी कमजोर पड़ गया होगा। ये राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अंग्रेज यही तो चाहते थे। उन्होंने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। गरम दल के नेताओं को जेलों में डालना शुरू कर दिया। तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया और नरम दल को कुछ छोटे-मोटे संवैधानिक सुधारों का लालच देकर शांत कर दिया। ये राजनैतिक शून्यता लगभग 1 दशक तक बनी रही। लेकिन फिर समय का पहिया घुमा और 1916 का लखनऊ अधिवेशन आया। बिल्कुल। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। यहां जाकर सबको असलियत समझ आई और नरम दल और गरम दल फिर से एक हुए। इसे इतिहास में लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक बार फिर से ताकत इकट्ठी हुई और 1916 का साल सिर्फ गुटों के मिलने के लिए ही नहीं, बल्कि एक नए युग की आहट के लिए भी जाना जाता है। वो कैसे? इसी दौरान कांग्रेस में महिलाओं का नेतृत्व एक बहुत ही निर्णायक मोड़ ले रहा था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। अरे हाँ। और कुछ साल बाद 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी जाती हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा संकेत था कि आजादी की लड़ाई अब सिर्फ पढ़े लिखे एलीट पुरुषों की बपोती नहीं रही। बिल्कुल नहीं। समाज का हर वर्ग से जुड़ रहा था। लेकिन इस पूरे जन आंदोलन के केंद्र में जो शख्स था, महात्मा गांधी, उनके सफर की शुरुआत बहुत ही अजीब है। हाँ, वो तो है। मतलब वो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में जहां दीन शाहवाचा अध्यक्ष थे, पहली बार सिर्फ एक दर्शक या आम भागीदार के रूप में शामिल हुए थे। और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भी उन्होंने रातों रात कोई कमान नहीं संभाली। यही गांधी जी की कार्यशैली की सबसे बड़ी खासियत थी। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करो, अपने कान और आंखें खुली रखो, लेकिन मुंह बंद रखो। बहुत गहरी सलाह थी। गांधी जी ने भारत की वास्तविक नब्ज को समझा। उन्होंने देखा कि जब तक गांव का किसान, कारखाने का मजदूर और आम नागरिक इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, तब तक मुट्ठी भर वकील अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाल सकते। और यही पैराडाइम शिफ्ट हमें 1920 के नागपुर अधिवेशन में दिखता है, जहां वीर राघवाचारी अध्यक्ष थे। वहां असहयोग आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। जी। और बात सिर्फ प्रार्थना करने या स्वदेशी कपड़े पहनने तक सीमित नहीं थी। अब बात थी ब्रिटिश सरकार के हर तंत्र के साथ असहयोग करने की। अदालतों का बहिष्कार, स्कूलों का बहिष्कार, विदेशी उपाधियों का त्याग। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांधी जी ने कांग्रेस के पूरे ढांचे को पलट कर रख दिया। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को घटाकर मात्र 25 पैसे यानी उस समय का 4 आना कर दिया गया, ताकि गरीब से गरीब किसान भी इसका सदस्य बन सके। वाओ। कामकाज की भाषा अंग्रेजी से बदलकर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में कर दी गई। ताकि लोग जुड़ सकें। बिल्कुल। और 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, जो इतिहास का एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया कि कांग्रेस अब एलीट्स की नहीं, आम हिंदुस्तानी की पार्टी है। इस जमीनी जुड़ाव ने कांग्रेस के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी गई। हाँ, पूर्ण स्वराज।
पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। मतलब अब हमें डोमिनियन स्टेटस या ब्रिटिश छाते के नीचे वाली आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। 1929 का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव निसंदेह एक मील का पत्थर था, लेकिन इसके वैचारिक महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके ठीक बाद वाले 1931 के कराची अधिवेशन को देखना होगा, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अच्छा, जहां मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पारित हुआ था। बिल्कुल, और इस कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, आप एक ताकतवर विदेशी साम्राज्य से लड़ रहे हैं, आप अभी आज़ाद नहीं हुए हैं, लेकिन आप 1931 में ही ये तय कर रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारे नागरिकों के बुनियादी अधिकार क्या होंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, कानून के सामने समानता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कांग्रेस अब सिर्फ ब्रिटिश सरकार को तोड़ने का काम नहीं कर रही थी, वो स्वतंत्र भारत के नए सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही थी। ये सच में एक बहुत ही विजनरी कदम था। आप सिर्फ ये नहीं बता रहे कि आप किसके खिलाफ हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि आप किसके पक्ष में हैं। बिल्कुल। और इसी जमीनी सोच का एक और बेहतरीन उदाहरण 1937 का फैजपुर अधिवेशन है, जी, जो बंगाल में हुआ था। जी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पहली बार था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी बड़े शहर या महानगर के शानदार हॉल में न होकर एक छोटे से गांव में आयोजित किया गया था। जी। एक साफ संदेश था कि असली भारत गांवों में बसता है। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी का लक्ष्य करीब आ रहा था और संगठन विशाल रूप ले रहा था, अंदरूनी राजनीति और सत्ता को लेकर मंथन भी काफी जटिल होता जा रहा था। और इस मंथन का सबसे बड़ा उदाहरण है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। ओह, त्रिपुरी संकट, ये तो इतिहास के सबसे नाटकीय पलों में से एक है। हाँ, एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जो लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनना चाहते थे और जिनका रवैया अंग्रेजों के खिलाफ बहुत आक्रामक था, और दूसरी तरफ थे गांधी जी, जिन्हें लगता था कि देश अभी एक और बड़े उग्र जन आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। जब सुभाष बाबू चुनाव लड़ने के लिए अड़े रहे तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस के इतिहास में ये पहली बार था जब अध्यक्ष पद के लिए सीधा और कड़ा मतदान हो रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये हुई कि गांधी जी के खुले समर्थन के बावजूद पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी जी ने तो सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। ये घटना बहुत कुछ साबित करती है। मतलब एक ही लक्ष्य के लिए लड़ने वाले दिग्गज नेताओं के बीच भी तरीकों को लेकर कितने गहरे मतभेद हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी कि कांग्रेस के भीतर कितनी लोकतांत्रिक आजादी थी। लोग गांधी जी जैसे सर्वमान्य नेता की इच्छा के खिलाफ जाकर भी वोट कर सकते थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सदस्यों ने सुभाष बाबू की कार्यशैली के विरोध में उनके साथ काम करने से मना कर दिया। एक भारी राजनीतिक डेडलॉक पैदा हो गया। तो फिर क्या हुआ? अंततः देश हित और संगठन को टूटने से बचाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और उस संकट के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता संभाली। ये एक ऐसा विवाद था जो किसी भी आम राजनीतिक पार्टी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था, लेकिन कांग्रेस इससे भी उभर गई। जी। आजादी की तरफ बढ़ते इन अंतिम वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण नेतृत्व में एक ठहराव भी दिखा। 1940 से लेकर 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार अध्यक्ष रहे, जो कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने का रिकॉर्ड है। और आखिरकार दशकों के संघर्ष के बाद जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब ऐतिहासिक मेरठ अधिवेशन में जेबी कृपलानी अध्यक्ष की कुर्सी पर थे। क्या बात है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और विडंबनापूर्ण तथ्य ये भी है कि जिस पट्टाभी सीतारमैया को 1939 में अध्यक्ष पद के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, आजादी के बाद उसी सीतारमैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लिखा। क्या कमाल का सफर है। 1885 में 72 लोगों की एक बैठक, जिसे ब्रिटिश हुकूमत अपना एक सुविधाजनक सेफ्टी वॉल्व समझ रही थी, वो 1947 तक आते आते एक ऐसी आंधी बन गई जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की जड़ें उखाड़ दी। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे उन्होंने शुरुआत में तड़ित चालक की तरह काम किया, फिर एक अखिल भारतीय पहचान बनाई, स्वदेशी और सांस्कृतिक जागरण का रास्ता पकड़ा, वैचारिक मतभेदों के कारण टूटे भी, फिर जुड़े
और अंततः गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐसे जन आंदोलन में बदल गए जिसे रोकना किसी भी ताकत के बस की बात नहीं थी। ये पूरा क्रमिक विकास सिर्फ तथ्यों की सूची नहीं है, ये रणनीतिक धैर्य, समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता और एक मजबूत विजन का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन इन सब बातों के अलावा इन दस्तावेजों से गुजरते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। वो क्या? हमने बाल गंगाधर तिलक की बात की। वो व्यक्ति जिसने गरम दल की नींव रखी, जिसने सबसे पहले ह्यूम को तड़ित चालक कहा, जिसने पूरे देश को ये नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद हराम कर दी और जिसे अंग्रेजों ने खुद भारतीय असंतोष का जनक कहा, वो बाल गंगाधर तिलक पूरे इतिहास में कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया। सच में? वो इस पूरी लड़ाई के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे, फिर भी उन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? कभी नहीं, एक बार भी नहीं। और यही वो विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए या इतिहास की दिशा को पूरी तरह से मोड़ने के लिए आपके पास कोई आधिकारिक पद, कुर्सी या सत्ता का होना जरूरी है। जो कि सच नहीं है। बिल्कुल। तिलक का जीवन हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या असली ताकत किसी मंच की अध्यक्षता में होती है या फिर आपके विचारों, आपके अटूट साहस और आपके संघर्ष में? क्या इतिहास कुर्सी पर बैठे लोगों को याद रखता है या उन विचारों को जो इस कुर्सी से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं? बहुत ही गहरी बात है। पद नहीं, विचार इतिहास बनाते हैं। इसी एक विचार के साथ छोड़ते हैं आपको सोचने के लिए। और हाँ, अगर आपको वैगल एकेडमी का ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।